हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वारिस सर आपका अपने यूट्यूब चैनल दिवारिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट और यूपी टेट टीचिंग एग्जाम्स में शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के हम पढ़ रहे थे। बाल विकास मनोविज्ञान से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनके सभी टॉपिक को वन बाय वन करके हम स्टडी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में कल हमने आपको बताया था मनोविज्ञान क्या होता है और मनोविज्ञान का स्वरूप, इतिहास को हमने कल आपको अध्ययन कराया था। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उससे जो सेकेंड पार्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ से हम शुरू करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा अध्ययन को करना। आइए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? तो बालक के या मनुष्य के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना, उसका परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इसकी परिभाषा, एक सिंपल सा परिभाषा हम जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या होता है? तो बालक के व्यवहारों का अध्ययन करना और उसका परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों, हमने आपको बताया था विलियम जेम्स ने, जिसकी उत्पत्ति 1900 ईस्वी में होती है। इसका श्रेय जाता है विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स ने शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से जो अलग करने का कार्य किया था। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को बताया कि ये मनोविज्ञान का ही एक प्रमुख शाखा है, लेकिन ये एक अलग विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान को विलियम जेम्स की मदद के द्वारा इसको अलग किया गया। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को जिसका व्यापक जो इसका अध्ययन किया जाता है और इसको जो उसका स्पष्ट स्वरूप प्रदान प्राप्त होता है शिक्षा मनोविज्ञान को, वो 1920 ईस्वी में होता है। स्पष्ट स्वरूप 1920 ईस्वी में प्राप्त होता है। जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक ने व्यापक अध्ययन किया और इस प्रकार से इन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी नाम की एक किताब भी लिखी। इन्होंने थॉर्नडाइक ने, इनकी किताब का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, यही इनकी किताब का नाम है। और इस प्रकार से इनकी किताब क्या जो है रचना के साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान को एक व्यापक स्वरूप प्राप्त होता है 1920 ईस्वी में। आगे हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में जो शिक्षा शब्द है एजुकेशन, ये एजुकेशन किन शब्दों से बना हुआ है? दोस्तों, परीक्षा में पूछा गया है कि एजुकेशन जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर से बना हुआ है। एजुकेटम का अर्थ होता है कि अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। एजुकेटम का क्या अर्थ है? अंतर्निहित शक्तियों का बाहर निकालना। हम जानते हैं कि जो भी बालक होते हैं जन्मजात उनके अंदर शक्तियां होती हैं, लेकिन जैसे वो वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया से उनके व्यवहारों में परिवर्तन आता है और उनकी अंतर्निहित शक्तियां बाहर आती हैं। तो ये एजुकेटम होता है। एजुकेयर का अर्थ होता है देखभाल करना, एजुसियर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार से बालक के व्यवहारों में परिवर्तन, बालक का निरीक्षण द्वारा उसका देखभाल करना और उसके शक्तियों को विकास, उसके शक्तियों में विकास लाना, आगे बढ़ाना ही शिक्षा कहलाता है। इस प्रकार से जो एजुकेटम का वर्गीकरण किया गया वह ई धन ड्यूको में किया गया। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर से। ई का जो अंदर से अर्थात बालक के अंतर्निहित शक्तियों का बाहर निकालना ही एजुकेशन कहलाता है। ये इसका वर्गीकरण हो गया। ये आपको पूछता है कि एजुकेशन लैटिन के किन शब्दों से बना हुआ है, तो आप बता सकते हैं एजुकेटम, एजुकेयर एंड एजुसियर से। इसका जो वर्गीकरण ई धन ड्यूको में किया गया है। ई धन ड्यूको, ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, अर्थात अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ही, उसका विकास करना ही एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसकी एक पुस्तक। दोस्तों, एक शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक जो महत्वपूर्ण किताब लिखी गई रूसो के द्वारा। रूसो ने ईमेल जो है नामक एक किताब लिखा है। ईमेल, यह कई बार पूछा हुआ है परीक्षा में कि ईमेल के लेखक कौन हैं, तो ईमेल के लेखक रूसो हैं। इन्होंने ईमेल में बताया कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। जो शिक्षा शब्द आया दोस्तों, ये शिक्षा शब्द जो आया ये रूसो के पुस्तक ईमेल से आया हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। दोस्तों, तो ये पूछा गया है कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना गया है, ये किस पुस्तक से लिया गया है, कहाँ से? ये ईमेल से लिया गया है। रूसो ने लिखा हुआ है ईमेल में इसको। ठीक है, आइए हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में किस प्रकार से बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इसकी जो प्रकृति होती है, जिसमें पहला होता है वैज्ञानिक पक्ष।
बालक के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए हम वैज्ञानिक पक्ष का सहारा लेते हैं, अर्थात निरीक्षण विधि द्वारा, देखभाल द्वारा बालक का अध्ययन करते हैं और क्रम बाई क्रम उसके व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का परिमार्जन करते हैं। यही वैज्ञानिक पक्ष होता है। आगे नियम एवं सिद्धांत। दोस्तों, बालक के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए एक नियम और एक सिद्धांत होते हैं। जैसे कि एक बालक जब बाल्यावस्था में होता है तो उसके अंदर कैसे व्यवहारों में परिवर्तन होते हैं, जब वो शैशवावस्था में होता है तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होते हैं, जब कोई बालक जो है किशोरावस्था में जाता है तो उसके बालक में क्या परिवर्तन होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देने चाहिए, उसके लिए एक नियम और एक प्रयोगों के सिद्धांतों के आधार पे प्रयोग किए गए हैं। उन प्रयोगों का जब अध्ययन किया जाता है, सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, तो ये नियम एवं सिद्धांतों के प्रयोग का अध्ययन करते हैं। आगे जो है बालक के व्यवहारों में जो हम उसका अध्ययन करते हैं, उसके व्यवहारों का डे बाय डे, उसके जो है जीवन शैली में, बालक के भाषा में, उसके मानसिक विकास में, नैतिक विकास में जो परिवर्तन होते हैं, वही परिवर्तन बालक के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। आगे हम देखते हैं सकारात्मक विज्ञान। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के जो है नैतिक विकास को लेकर के, उसके जो व्यवहारों को लेकर के हम एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का जो प्रयास करते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा करते हैं। इसीलिए इसकी प्रकृति को हमने सकारात्मक मनोविज्ञान के तहत भी रखा हुआ है। अगला जो पांचवा है सार्वभौमिक है। एक बालक समाज में रहता है और समाज में परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस, मित्र सभी का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो सार्वभौमिक होता है। आइए आगे देखते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं और इसकी शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता क्या है। मनोविज्ञान में प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो प्रमुख परिभाषाएं दिया गया, उन परिभाषाओं को हम देखते हैं। रूसो के अनुसार, रूसो ने सबसे पहले क्या परिभाषा दिया है, अभी हमने बताया। रूसो की एक किताब है ईमेल, जिसमें रूसो ने लिखा हुआ है कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। तो अभी हमने आपने पढ़ा। अब देखते हैं रूसो ने शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के क्या परिभाषा दिया है। तो इन्होंने कहा कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। इन्होंने कहा कि बालक एक पुस्तक के समान है। जिस प्रकार से हम पुस्तक का अध्ययन किए बिना कोई शिक्षक नहीं बन सकता, कोई उस पुस्तक के बारे में जो है पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगा जब तक कोई उसके पुस्तक को नहीं पढ़ेगा। अगर हम किसी विषय को जानना चाहते हैं तो उस विषय पर आधारित जो पुस्तकें हैं उसको पढ़ना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। उसी प्रकार से एक बालक एक पुस्तक के समान है, इसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। अगर एक बालक के व्यवहार को समझना है तो बालक का अध्ययन करना एक अध्यापक के लिए नितांत आवश्यक है। ठीक है, तो इसी को उन्होंने कहा रूसो ने कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। अर्थात हम अगर एक बालक को शिक्षा देना चाहते हैं तो पहले हमें उस बालक का निरीक्षण करना होगा, उसके व्यवहार का अध्ययन करना होगा, तभी जाकर हम उस बालक को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उसके व्यवहारों का परिमार्जन कर सकते हैं। तो पहले हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, फिर जाके हम व्यवहार का परिमार्जन करते हैं। और शुरू में हमने आपको बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान की यही बेसिक सा फार्मूला परिभाषा होता है इसका कि किसी बालक के व्यवहार का अध्ययन करना, फिर उसको परिमार्जन करना। अर्थात हम बालक को इन्होंने बताया रूसो ने कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। ठीक है, आगे क्रो एंड क्रो शिक्षा शास्त्री हैं, इनके अनुसार परिभाषा क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से, इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धा अवस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके द्वारा एक बालक या एक मनुष्य जन्म से लेकर और वृद्धा अवस्था तक जो है वो जो भी सीखता है उसके अनुभव और उसके जो है अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करने का कार्य ही शिक्षा मनोविज्ञान करता है। अर्थात हम एक बालक के अगर हम जन्म से लेकर और उसके वृद्धावस्था तक अगर हम जानना चाहते हैं कि वो उसने अपने जीवन में क्या अनुभव किया, क्या अनुभव प्राप्त किया है, क्या कुछ सीखा है उसने, उसके व्यवहार में कितने परिवर्तन कब और कैसे आए, तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए हमें पढ़ना होगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान ही इसकी व्याख्या करता है कि एक बालक जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक वो क्या अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है,
तो इनकी परिभाषा क्या हो गई? शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। आगे फ्रॉबेल ने क्या लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के कि शिक्षा एक प्रक्रिया, इन्होंने कह रहे हैं फ्रॉबेल कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। हमने आपको बता दिया था एजुकेशन में कि ई धन डी को से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंतर्निहित, डी को करता है बाहर निकालना। अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। और फ्रॉबेल भी वही कह रहे हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिससे बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का वो क्या करता है? विकास करता है, बाहर निकालता है। किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। आगे स्किनर के अनुसार क्या है? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगर हम किसी बालक को शिक्षा देना चाहते हैं तो पहले हमें उसके व्यवहारों का अध्ययन, उसके मानसिक क्षमता का अध्ययन, उसके बौद्धिक क्षमता का अध्ययन करना होगा, पुनः हम उसे शिक्षा दे सकते हैं। तो इसका जो अध्ययन करने का कार्य होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा होता है। तो वही स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है। दोस्तों ये परिभाषाएं आपको प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछी गई है, इसलिए आप इसे अपने कॉपी में लिखिए और इसको आप रिवाइज करते रहिए। ये रूसो के अनुसार, फ्रॉबेल के अनुसार, क्रो के अनुसार, स्किनर के अनुसार ये सभी परिभाषाएं आपके एग्जाम को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए आगे हम जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में और एक शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है, इसको हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है उसमें पहला कि स्वयं को पहचानने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बाद एक शिक्षक अपने आप को, स्वयं को पहचान सकता है कि वो बालक के व्यवहार में के परिवर्तन का कैसे अध्ययन कर सकता है और उसके व्यवहार को कैसे परिमार्जित कर सकता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि बालक को पहचानने में सहायक। जिस प्रकार से एक शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा स्वयं का पहचान करता है, स्वयं की क्षमताओं का अध्ययन करता है, ठीक उसी प्रकार से वो एक बालक का भी क्षमताओं का, उसके मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक सभी पहलुओं का जो है उसके विभिन्न स्तर का ज्ञान करता है और वो उसकी जानकारी को प्राप्त करता है। तब जाकर के वो अपनी शिक्षा की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है बालक को देना, जिससे बालक के व्यवहार में एक अस्थायी और सुसंगठित विकास होता है कि दृष्टिकोण को उन्नत बनाने में सहायक होता है। एक शिक्षक का दृष्टिकोण शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बाद वह जो है उन्नत और व्यापक हो जाता है। चौथा, बालकों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावनाओं का विकास होता है। पांचवा, अभिप्रेरण के रूप में एक बालक को अभिप्रेरित करने के लिए और एक शिक्षक स्वयं को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन के फलस्वरूप उसके अंदर अभिप्रेरण के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करता है। छठवां, मूल्यांकन के लिए एक शिक्षक स्वयं के लिए और एक बालक के लिए दोनों शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के फलस्वरूप उसका मूल्यांकन हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। आपने शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के इसकी परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न शब्दावलियों और इसके तथ्यों और इसकी उपयोगिता को आपने समझा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी ऐसे वीडियोस हम अपडेट करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों जितने भी आपके फैमिली फ्रेंड्स में जो टेट, सीटेट, सुपर टेट, बीएड, बीटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्ययन करना नितांत उनके लिए आवश्यक है। तो उनको इसको शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी इस क्लास से जुड़ सकें और हम सभी मिलकर के शिक्षा मनोविज्ञान को एक बेहतर तरीके से समझ सकें, इसका अध्ययन कर सकें। जितने भी आपके मित्र दोस्त तैयारी कर रहे हैं टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीचिंग एग्जाम्स, बीएड, बीटीसी में हैं, उनको आप वीडियो को शेयर कीजिए और वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस दिवारिस एकेडमी परिवार से जुड़ सकें और हम सभी मिलकर के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू। Yeah.